नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्लास 11th एग्रीकल्चर में कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी उसका जो थर्ड यूनिट है, जो कि 5 यूनिट है आपके सिलेबस में, और जो तीसरी यूनिट है आपकी ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश यानी लाइट यानी प्रकाश के बारे में आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कंप्लीट स्टडी इस वीडियो में हो जाएगी। इससे बाहर आपको एग्जाम में आने का कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, लाइट यानी ऑप्टिक्स आपका मतलब तीसरी यूनिट है। ठीक है, यहाँ 5वीं यूनिट नहीं है, इसको काट दीजिए। तीसरी यूनिट है आपकी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहली थी मैकेनिक्स, दूसरी थी हीट, ये है लाइट, फिर है वेव, फिर है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी 5 यूनिट है। तो मैं आपको 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ। तीसरी यूनिट ये है, 2 यूनिट में आपको करा दूंगा। तो यहाँ से आपका सिलेबस जब लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए, लाइट को स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाशिकी जो है वो भौतिकी की वह शाखा यानी ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। मतलब ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ लाइट। यही हम कहते हैं ऑप्टिक्स को। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश देखिए एक प्रकार की ऊर्जा, आपको पता है लाइट इज एनर्जी जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। लाइट इज एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके, प्रकाशिकी की शाखाएं देखिए 2 प्रकार की। यहाँ पे देर आर 2 ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स। पहली है रेज ऑप्टिक्स, दैट इज किरण प्रकाशिकी, और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स, दैट इज कॉल्ड तरंग प्रकाशिकी। पहले देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, नाउ वी डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जो हमारा लाइट है किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से टकराता है, तो उसका अधिक से अधिक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी देखिए, प्रकाश है, किसी भी वो सरफेस से टकराया तो उसका मतलब बहुत ज्यादा पार्ट वापस लौट जाता है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और प्रकाश के परावर्तन की घटना, परावर्तित होने वाली राशि, इसमें तीव्रता घट जाती है। दर्पण यानी मिरर के बारे में देखेंगे तो देखिए, परावर्तक सतह जो होता है उसको यानी इसको रिफ्लेक्टर सरफेस बोल सकते हैं, पता नहीं इसकी इंग्लिश क्या होगी। उसको दर्पण बोलते हैं, परावर्तक सतह को। आइए, दर्पण भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा हाई स्कूल वगैरह में, ये कक्षा 6, 7, 8 में भी होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक है प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं समतल दर्पण, और दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर जिसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो स्फेरिकल मिरर भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है कॉनकेव मिरर यानी उत्तल दर्पण, एंड द सेकेंड इज ये अवतल है। सेकेंड इज उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, देयर आर सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, पहला रूल क्या है? द फर्स्ट रूल इज आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। एंड द सेकेंड रूल इज आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन के कोण के मान के। फिर परावर्तन का नियम जो है सभी दर्पणों के लिए लागू होता है, ध्यान में रखेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 होता है। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, रेखीय आवर्धन m, उसको कैसे निकालेंगे? तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये बराबर होता है रेखीय आवर्धन m के। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और रेखीय आवर्धन मात्रक है, डायमेंशन लेस है और मेजरलेस है। ठीक है, विमाहीन मात्रकहीन राशि है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभास। देखिए, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्वीय उल्टा होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से, v वेलोसिटी से गतिशील हो, तो उसके प्रतिबिंब का वेग v तथा उसके सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग जो है वो 2v होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति को अपने पूर्ण प्रतिबिंब को देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, 1/2, तभी वो अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह से देख पाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर होता है h मतलब स्मॉल h कैपिटल H/2। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और क्या है, देखिए,
यहाँ पर है, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर थीटा कोण पर आपतित हो तो वह कितने कोण से विचलित होगी? तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इससे होगा। अभिलंबवत आपतन कोण के लिए तो आपतन कोण 0 डिग्री होगा, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, ठीक है, चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, और विचलन कोण 180 डिग्री होगा, ठीक है। दो झुके समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। जब किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण उतने ही कोण से घूमेगी और विपरीत दिशा में, ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल में अवतल उत्तल दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर और इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों में एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव मिरर है। इसका उल्टा साइड यहाँ पे पॉलिश किया गया है और इसका इधर अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है, ठीक है। अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण इसको बोलते हैं और उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक दृश्य क्षेत्र उत्तल दर्पण का होता है। मोटर गाड़ियों में पीछे की ओर देखने के लिए जो आपको पता होगा जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सड़कों व चौराहे पर आपको पता होगा लैंप के साथ प्रयुक्त उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। जो अब मतलब सेविंग करते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए जो शीशा प्रयुक्त होता है वो अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट आपको पता होगा उसमें अवतल या अभिसारी दर्पण प्रयोग होता है। जो हमारे डेंटल मतलब दांत के डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा जो दर्पण प्रयोग होता है वो है अभिसारी दर्पण, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या देखिए क्या होती है, तो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब नहीं, ये तो वक्रता केंद्र था, ठीक है। वक्रता त्रिज्या देखिए क्या होती है, तो उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है इसी को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्रुव यानी पोल क्या होता है, तो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष या इसी को प्रधान दूरी बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र यानी सी जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ध्रुव यानी पोल से जाने वाली रेखा कहलाती है, उसे मुख्य अक्ष या प्रधान दूरी कहते हैं। फिर देखिए द्वारक, द्वारक यानी अपार्चर, तो वो क्या होता है, परावर्तक सतह का व्यास, जो मतलब व्यास होता है, रेडियस होता है परावर्तक सतह का, रिफ्लेक्टर सरफेस का, उसको अपार्चर बोलते हैं। नाभि यानी फोकस क्या होता है, नाभि क्या होता है, फोकस जिसको बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे नाभि कहते हैं। फोकस दूरी नाभि से ध्रुव तक की दूरी होती है। फोकस दूरी जिसको स्मॉल ऑफ एफ तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, देखिए यहाँ पर स्मॉल एफ इक्वल टू आर अपान 2, इसी को बोल सकते हैं स्मॉल कैपिटल आर इक्वल टू 2f, ठीक है। दर्पण से संबंधित सभी दूरियां मापी जाती हैं ध्रुव से। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की नेगेटिव होती है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ जो नियम हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरती हैं। और दूसरा नियम है द सेकेंड रूल इज फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाशिक किरणें जो ऑप्टिक्स रेज होती हैं वो परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। गोली दर्पण का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला है, 1 अपान ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 1 अपान कैपिटल एफ इक्वल टू 1 अपान कैपिटल वी, नहीं यहाँ पर स्मॉल एफ है, 1 अपान स्मॉल एफ इक्वल टू 1 अपान कैपिटल वी प्लस 1 अपान स्मॉल एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। जहाँ पे आपका यू जो है ये यू है, ये आपको यू है, ध्यान रखना है, ये वस्तु की दूरी है, वी वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी है और एफ फोकस दूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि वी जो है 1 सेकेंड, हाँ देखिए यदि v जो है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब रियल बनेगा, और v यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। गोली दर्पण हेतु रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो स्मॉल m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, यही फॉर्मूला था। नहीं f व x के पदों में रेखीय आवर्धन, तो m इक्वल टू एफ अपान एफ इक्वल टू एक्स, एफ व वी के पदों में रेखीय आवर्धन का मान, तो m इक्वल टू एफ माइनस वी अपान एफ, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए m जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक हुआ तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, धनात्मक होगा तो सीधा बनेगा। m का परिमाण, तो
एक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के, ठीक है, बराबर होता है, और एक से ज़्यादा वस्तु से बड़ा होता है प्रतिबिंब, और एक से कम तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के विभिन्न स्थितियों में प्रचलित प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, देखिए अब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और फोकस पर बिंदुवत होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या होगी, तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो तो इसमें देखिए स्थितियां बनती हैं। पहली बनती है फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, और दूसरी छोटा बनेगा। ठीक है, तीसरी स्थिति में थर्ड सिचुएशन इज, थर्ड कंडीशन यहाँ पर जो है आपकी, देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा, और सी पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चौथी स्थिति में जब वस्तु सी व एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर व फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक वस्तु से बड़ा, आवर्धित, और ये बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइट यानी सेंटर और इनफाइनाइट यानी अनंत के बीच में बनेगा। पांचवी स्थिति में जब वस्तु फोकस पर हो तो वास्तविक, उल्टा, और अति आवर्धित और अनंत पर बनेगा। ठीक है, फिर देखिए छठी स्थिति में जब वस्तु एफ व पी यानी फोकस व यानी जो पोल यानी ध्रुव उसके बीच स्थिति हो तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा दर्पण के पीछे, और आवर्धित यानी बड़ा बनेगा। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। वस्तु की सभी स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, फोकस व पोल के बीच होता है, और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखिए अपवर्तनांक का मान सदैव एक से बड़ा होता है, ध्यान में रखना है। ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तन मतलब अपवर्तनांक जो है वो बढ़ जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड का, जो लाल करा होता है उसका सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होता है। हम आपको वेव वाले चैप्टर में भी बताएंगे, वेव यूनिट में। ठीक है, इसके बाद की जो यूनिट है वो वेव है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का, बैगनी रंग का होता है, ये आपको फॉर्मूला भी याद में रखना है। सबसे अधिक अपवर्तनांक आपको मतलब याद में रखना है कि बैगनी का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होता है। देखिए लाल का आप देखेंगे तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, अपवर्तनांक सबसे कम। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक मैं बता चुका हूँ, हीरे का होता है 2.4। जल का अपवर्तनांक 4/3 बराबर 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक 3/2 बराबर 1.5 होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दो माध्यमों में से जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उसे सघन माध्यम बोलते हैं, जिसको आप कंडेंस मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब तथा दूसरे को विरल माध्यम बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ, देखिए वहाँ पे हमने परावर्तन देखा, अब अपवर्तन रिफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक पद से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित राशि आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी। सघन से विरल में जाने पर चाल और तरंग दैर्ध्य और प्रकाश ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, विरल से सघन में जाने पर कुछ मतलब सब कुछ घट जाता है जो बढ़ रहा है। ठीक है, चाहे प्रकाश हो चाहे तरंग दैर्ध्य हो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इस स्थिति में विचलन कोण जो है वो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसी से आपके क्वेश्चन लगते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए जो आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल है फॉर्मूला पर क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रैक्टिकल वगैरह में आते हैं, ये मेन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में विचलन कोण आपका देख सकते हैं I-R होगा। फिर रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने परावर्तन के नियम देखा, अपवर्तन के नियम देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय या स्नेल का नियम क्या कहलाता है, देखिए स्नेल का नियम आपका ये पूछा जाता है, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उनका अनुपात नियत रहता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, sin I अपन sin R इक्वल टू नियत। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर आपका अपवर्तन के उदाहरण, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या उदाहरण है आपके अपवर्तन के। जल में डूबे सिक्के का ऊपर उठा होना, यही प्रतीत होता है, यही अपवर्तन का उदाहरण है। जल में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना,
जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, तारों का टिमटिमाना। आभासी गहराई जो डीएपी होता है वह वास्तविक गहराई नहीं डीएसी में क्या संबंध है, तो आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, यानी डीएपी इक्वल टू डीएसी अपॉन एन। यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो 2n1 इक्वल टू n2 अपॉन n2, ठीक है। 1n1 स्क्वायर इक्वल टू n2 अपॉन n1, 2n1 इंटू 1n2 इक्वल टू 1, WnW इक्वल टू आपका NW अपॉन NG इक्वल टू 4 अपॉन 3 अपॉन 2 इक्वल टू 9 अपॉन 8। ये तब छोटा होगा 1 से, ठीक है, बड़ा होगा। GnW इक्वल टू, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, NW अपॉन NG इक्वल टू 4 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 2 8 अपॉन 9 इक्वल टू, ये जो है 1 से छोटा होगा। फिर सघन मात्रक में अपवर्तनांक कोण का वह विशेषता, मतलब देखिए जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो है उसका मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण यानी सी, वो अपवर्तनांक एन में क्या संबंध होता है, तो एन इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ऐसी को बोल सकते हैं कोसेक थीटा, ऐसी को बोल सकते हैं साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन एन। सबसे कम क्रांतिक कोण हीरा का होता है 24 डिग्री, जल का क्रांतिक कोण 49 डिग्री होता है, कांच का क्रांतिक कोण 42 डिग्री होता है। किस रंग का क्रांतिक कोण सर्वाधिक होता है, तो लाल का, और सबसे कम यहाँ पे लाल का, ठीक है। जब जल सघन माध्यम में आपतन, तो देखिए जब जल जो है सघन माध्यम में आपतन होगा तो वो बड़ा, मतलब उसका मान होगा क्रांतिक कोण से थोड़ा बड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आती है, ठीक है। घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है ये वाली। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें से पहला है आपका प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, आई जो है वो सी से बड़ा होना चाहिए। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हीरे का चमकना, जल में वायु का बुलबुला चांदी जैसा दिखना, ठीक है, दिखता है। रेगिस्तान में जो है आपका मरीची का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि प्रकाशिक तंतु की क्रियाविधि ऑप्टिकल फाइबर होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। अब देखिए दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लेंस के बारे में देखेंगे, लेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लूँ, यहाँ पर देखिए लेंस के बारे में लिखा हुआ है, दो पृष्ठों से घिरा समान पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, ठीक है, जिसमें कम से कम एक पृष्ठ गोली होता है। ये दो टाइप का, जैसे दर्पण होता है मिरर, उसी दो प्रकार का लेंस होता है। पहला है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और दूसरा है कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, अभिसारी लेंस कहलाता है, और फोकस दूरी इसकी धनात्मक होती है, ठीक है। और जो आपका अवतल लेंस, ये तो उत्तल लेंस था, फिर जो आपका अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ये बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, उसके उल्टा एकदम। इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो जो आपका प्रकाश यानी ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है 19 मिनट में। अब देखिए चूंकि ये मेरा नोट्स ही है 11th का, तो नोट्स के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आज ही मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से उसको भी ज्वाइन करिए और अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोनों लिंक आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में वो लिख दीजिए, उसका हम आंसर कर देंगे। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। 11th AG 12th AG BSc जी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस के लिए बने रहे एग्रीथिंकर्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जुड़े रहना एग्रीथिंकर्स के साथ। वीडियो को शेयर करें, सबका कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।